तो आधुनिक भारत के इतिहास में 1915 से लेकर 1948 भारत की आजादी तक का युग, उसे गांधी युग कहा जाता है। वो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का जो भी योगदान है वो सब धीरे धीरे आने वाला है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी को ही कवर कर लिया जाए। इस वजह से बेसिक क्वेश्चन बना रहा था। यहां पर बहुत ज्यादा प्रश्न, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है आज की डेट में, जब उनका जन्म हुआ था। और एक प्रश्न ये है, ठीक है, ये भी बाद में आता रहेगा जब जब भी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ये पूछा है कि जो उनके पिता थे खासकर वो कहां के दीवान थे, ठीक ठाक परिवार के थे। मैंने कहा कि उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट गुजरात के दीवान थे। और दूसरा, माता पुतलीबाई का जिक्र किया हमने। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बनाया कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो एक प्रश्न ये है आपका मेनेओ। पत्नी और पुत्र का जिक्र किया तो इसमें सबसे पहले कस्तूरबा गांधी, जो हमेशा आजीवन उनके साथ रही मतलब, और फिर उनके 4 पुत्रों का जिक्र यहां पर है। यहां से एक प्रश्न उठ जाता है कभी कभी, 4 पुत्रों में हरिलाल और मणिलाल, 2 हरिलाल मणिलाल, देवदास और रामदास, कौन गांधी का विरोधी पुत्र था? और वो है आपका ये। किस संदर्भ में? मैंने कहा एक आध कारण भी बता रहा था मैं, कि मणिलाल ने विदेश पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो गांधी ने मना किया, स्वदेश में ही दे रहे थे, इस वजह से नाराज चल रहे थे, और बहुत सारे कारण जो भी निकले, धीरे धीरे गांधी के विरोधी पुत्र हो गए थे। अच्छा, और प्रश्न आया कि गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज, ये उपाधि है, 5वें पुत्र नहीं है वो बस। और बजाज परिवार का बहुत योगदान आता रहेगा, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा इसके बारे में। ये 5 पॉइंट अब तक आए हैं। अब जो जो प्रश्न जैसे बनता है कि गांधी के इनमें से कौन पत्र है, पहला पत्र कौन था, कौन कौन से भारत में लिखे, इस टाइप के प्रश्न, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं उनकी पुस्तक गांधी की। 6ठा पॉइंट बना देता हूं, महात्मा गांधी की पुस्तकें। अब कभी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्या पूछता है कि गांधी की पहली पुस्तक कौन थी। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है, महात्मा गांधी की पहली पुस्तक कौन थी। अब महात्मा, इसी पुस्तक में उनकी आत्मकथा का नाम भी आना है, उसी में आत्मकथा भी लिखाऊंगा। उसके अलावा पत्र पत्रिकाएं अलग से टॉपिक बनना है। तो सबसे पहले पुस्तकें आ रही हैं। लेखक के रूप में पहली पुस्तक अगर कहेगा तो मैं नाम लिखता हूं यहां पर, 1 डाल दे रहा हूं, लंदन गाइड। लंदन गाइड जो उनकी पुस्तक है, ये लेखक के रूप में पहली पुस्तक मानी जाती गांधी की। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा इसलिए मैं वैसे लिख दे रहा हूं, लेखक के रूप में पहली पुस्तक। बस क्लियर हो गया हमारा कि महात्मा गांधी की लेखक के रूप में पहली पुस्तक कौन थी, तो लंदन गाइड। बस अब आगे बढ़ जाता हूं सीधा, पहला प्रश्न मिल गया हमें। इसके अलावा पुस्तकों की बात करूंगा तो बहुत सारे यहां पर, एन अपील टू एवरी, ऐसे भी लिखा है, एन अपील टू एवरी, ब्रिटिश या ब्रिटेन लिख देता है, यहां पर कहीं ब्रिटिश लिखा हुआ है। एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, ब्रिटेन से बैरिस्टर की डिग्री ली थी और फिर बहुत समय तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया है। और दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थाइड था, रंग भेद था, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया काफी। और भारतीय मूल के लोग जो दास बनाकर दक्षिण अफ्रीका के अलावा अन्य देशों में ले जाते थे, और उनके साथ जो व्यवहार होता था, या ये कहो कि मिसबिहेव होता था, ये वो क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या उन्हें गुजरना पड़ा, वो सब उन्होंने अपने पुस्तकों के माध्यम से और अपने संघर्ष के माध्यम से बताया है क्या क्या हुआ। तो इसमें 2 नाम आए हैं अभी तक। अच्छा, हिंद स्वराज, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, काफी मैंने लिखाया था, 1909 में हिंद स्वराज लिखी थी उन्होंने। स्वराज किस भाषा में लिखी? मैंने कहा हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में, मतलब वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में यात्रा के दौरान, ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी थी संभवतः, और समुद्री जहाज में ही लिख दी थी उन्होंने वो। और हिंद स्वराज मूलतः गुजराती में है, बाद में उन्होंने खुद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, 1909 में आई। काफी कुछ इसके बारे में लिखा है, क्योंकि हिंद स्वराज काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इससे संबंधित और भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बनाया होगा आपके लिए, तो मैं इसको अलग से अंडरलाइन कर देता हूं और 1909 भी लिख देता हूं। प्रश्न उठ जा रहे हैं कभी कभी, इनमें से कौन नहीं है बनाता है, तो गांधी की पुस्तकें चल रही हैं फिलहाल। अच्छा, और पुस्तकों के बारे में आ रहे हैं। पहली पुस्तक लेखक के रूप में आपको पता चल गया, इसके अलावा जो पुस्तकें आ रही है यहां पर। अच्छा, सर्वोदय, चौथा सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सर्वोदय को आधार मानकर उन्होंने बहुत सारा काम किया है।
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत में भी सर्वोदय झलकता था। सर्वोदय मतलब सबका उदय, यानी एक आर्थिक विचारधारा मानी जाती है सर्वोदय। इस पर काफी अभी डिस्कस करेंगे बाद में। सर्वोदय जो पुस्तक है ये कहते हैं रस्किन की पुस्तक का द लास्ट का गुजराती अनुवाद है, ये लिखा रहता है कहीं पर। मैं एक पॉइंट बनाऊंगा यहां से, रस्किन, जॉन रस्किन, रस्किन की पुस्तक। प्रश्न ऐसे भी पूछा है, इस वजह से लिख दे रहा हूं, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। ये बुक का नाम भी आपको ध्यान रहना चाहिए। रस्किन की विचारधारा से काफी प्रेरित थे महात्मा गांधी, खासकर उनके सर्वोदय की विचारधारा से, या समाजवादी जो कॉन्सेप्ट था। हालांकि समाजवाद का बहुत ज्यादा समर्थन गांधी ने नहीं किया है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में समाजवाद को समझाया है और उसे ट्रस्टीशिप भी कहते हो। खैर, रस्किन ने कहा है कि भैया समाज में सबको बराबर हक मिलना चाहिए और खासकर दीनहीन जो गरीब है या जो अल्पसंख्यक है उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वही समाज है, वही समाज है, वही अंत्योदय है। मतलब ये चीजें रस्किन ने समझा रखी है। उसी का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया सर्वोदय नाम से। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद। प्रश्न क्लियर हो गया आपका? ये गांधी ने किया है गुजराती अनुवाद सर्वोदय नाम से, वरना वो रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट है एक हिसाब से देखा जाए। अच्छा, और आगे बढ़ जाता हूं, कुछ नाम और सुना देता हूं। ये 5वां नाम आ रहा है, उनकी महात्मा गांधी की पुस्तकें चल रही खास खास, और उनसे संबंधित जो प्रश्न है साइड में आ जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो मेरे पास है उसमें स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, माई अर्ली लाइफ, माई अर्ली लाइफ, हटा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, मतलब ये एक ऐसी क्लास है जिसमें पूरा फैक्ट आने वाला है। आप आराम से आप देखते रहो और पूरा महात्मा गांधी से संबंधित जितने हैं 80% 90% क्वेश्चन सब आ जाएंगे। ये उनकी पुस्तकें चल रही, माई अर्ली लाइफ एंड स्टोरी ऑफ सत्याग्रही के बारे में। सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था पहली बार। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह में होगा। ये सब आता रहेगा महात्मा गांधी की बात। अच्छा, और अगर लिखनी है उनसे संबंधित पुस्तकें तो महात्मा गांधी रीजन, एक प्रश्न एक और बना देता हूं, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन यानी जेल, कैद। ये उनकी पुस्तकें हैं, खास खास पुस्तक। आत्मकथा छोड़ दिए मैंने, इसमें से ध्यान रखना, मैं उसको अलग से लिखाने वाला हूं। हमने केवल गांधी की पुस्तकें हेडिंग डलवाई है और उसमें खास खास लंदन गाइड, जो कि लेखक के रूप में पहली पुस्तक मानी गई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट रही है, इसलिए मैंने उसको यहां पर ऐसे भी लिख दिया। प्रश्न पूछा जा रहा है यहां से। अच्छा, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन और हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखिए, इससे भी प्रश्न पूछा है। मैं चूंकि मैंने पहले लिखा भी दिया है, क्योंकि जिसका मिस हो गया देख लेना। गुजराती भाषा मूलतः मतलब। अच्छा, उसके अलावा सर्वोदय रस्किन की पुस्तक का ही अनुवाद है अनटू द लास्ट का, माई अर्ली लाइफ, स्टोरी ऑफ द सत्याग्रही एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। ये उनकी पुस्तक है। अब बचे उनके पत्र पत्रिकाएं और आत्मकथा। आत्मकथा की ओर जाऊंगा, जैसे आत्मकथा लिख लेता हूं पहले। महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये आपने भी सुनी होगी। आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन से संबंधित जो भूत बात है वो और अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया है। काफी ऐसी चीजें भी लिखी हैं जो अनएक्सपेक्टेड टाइप की है महात्मा गांधी ने खुद के जीवन पर। इसलिए माई 1925 में माई एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, ये उनकी आत्मकथा है। लगभग 1925 लिखता है इसकी, जब ये लिखी गई होगी। 1924 में आईएनसी के अध्यक्ष भी थे महात्मा गांधी, पहली बार, एकमात्र बार। तो उसके बाद एक किताब लिखी है उन्होंने अपनी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। तो ये 1925 की पुस्तक। अच्छा, और जैसे पत्र पत्रिकाओं में भी जिक्र होता है, अभी एक आध दो नाम नहीं आ पाए, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा महात्मा गांधी की, पत्र
एक साथ डाल देता हूं, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं। इसमें भी जैसे मैंने उनके पुस्तकों का जिक्र किया था 1 2 3 करके, तो हम पत्र पत्रिकाओं का भी ऐसे करने वाले हैं। यहां पर देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में क्या क्या नाम है, खास खास नाम। पत्रों में जैसे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम, यंग इंडिया का जिक्र होगा, और इंडियन ओपिनियन का जिक्र पहले हो चुका है, लेकिन यहां पर भी होना है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में लिख दी थी। नवजीवन है उनकी, तो मैं यहां से शुरू करूं। इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में लिखी है उन्होंने। वैसे ओपिनियन लगभग 1893 कहता है इसको, क्योंकि मतलब पहला जिक्र इसका हुआ है, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बारे में कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लिखी है। पत्र है उनका वैसे। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी का लिखा हुआ पहला पत्र ये है, 1983, ध्यान रखना, सॉरी 1893 दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा नाम आएगा तो नवजीवन, भारत में आने के बाद नवजीवन, नवजीवन बाद में लिखिए। खिलाफत आंदोलन चल रहा था जब, लगभग 1919 के आसपास। मतलब ये डेट रटने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम सुनने आपको, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट होगा लेक्चरर वगैरह में भी या उनके काम आ सकते हैं चीजें, इस वजह से मैं फैक्ट कवर करा पूरा। अच्छा, यंग इंडिया, ये आपने सुनना है, बहुत जरूरी है। यंग इंडिया 1919 के आसपास ही मानी जाती है भी। अच्छा, खास खास जो आ रहे हैं वो शुरुआत में ही आ चुके हैं। इंडियन ओपिनियन 1893 में दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई है। नवजीवन और यंग इंडिया 1900 की इनकी। अच्छा, इसके अलावा भारत में हरिजनों के उत्थान के लिए, यानी सामाजिक उत्थान के लिए पत्रिका लिखी थी इन्होंने, हरिजन, और 1932-33 लिखता है, उसके लिए मैं लिख देता हूं हरिजन। ये पत्रिका है इनकी, हरिजन नामक पत्रिका, हरिजन पत्रिका लिख देता हूं। 1932 में आंदोलन चला तो 1933 लिखता है, 1933, कहीं पर इसको 1932 भी लिख देता है, लेकिन 1933 होना चाहिए। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है इनकी ये, हरिजन पत्रिका। अच्छा, इसके अलावा यहां पर है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ तथा हरिजन बंधु, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि शुरुआत में जो 3 थे खास थे, प्रश्न पूछना अगर होता है तो यहीं से पूछ चुका होता है। फिर भी हरिजन पत्रिका के बारे में आएगा भी आने वाले समय में, लेकिन फिर भी खास चीजें से यहां पर आ रहा है। अच्छा, आत्मकथा आ गई उनकी, और उनके पत्र पत्रिकाएं आ गई, खास खास पत्र। इंडियन ओपिनियन आपको ध्यान रखना सबसे पहला माना जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में लिखी है। और यंग इंडिया से भी प्रश्न पूछता है, एक न्यू इंडिया होगा बाद में, तो इस वजह से वहां पर कंफ्यूजन होगा, उस समय मैं याद कराऊंगा कि ये यंग इंडिया है जो गांधी ने लिखा है। न्यू इंडिया होगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। हरिजन पत्रिका के बारे में कभी कभी पूछता है कब आई थी, 1933। तो ये 4 या 5 नाम हमारे पास है। अब गांधी से उनकी आत्मकथा क्लियर है हमारी, और ये उनके पत्र पत्रिकाएं, और इसके बाद 6-7 नाम उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसके अलावा गांधी से संबंधित जो फैक्ट आ रहा था वो। अच्छा, और देखते हैं कुछ गांधी के बारे में। अब गांधी से संबंधित जैसे जो काम महात्मा गांधी ने 1915 के बाद भारत में किया, या वैश्विक स्तर पर जो भी उन्होंने किया, इसकी वजह से कई नामों से जाने जाते हैं गांधी। कभी कभी उनकी उपाधियां पूछ देता है, उपाधि गांधी की या महात्मा गांधी की उपाधियां मिली हो, कहीं भी मिली हो, किसी भी क्षेत्र में मिली है, वो मैं सब, जैसे आपने सुना होगा गांधी को केसर हिंद कहा था, अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दे दी थी। अच्छा, इसके अलावा भारत में किसी ने राष्ट्रपिता कहा उनको, कभी पूछा है किसने उनको राष्ट्रपिता कहा था, किसने उन्हें महात्मा कहा था, तो किसने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी, सब एक साथ आ रहे हैं। नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, कर्मवीर उनकी उपाधि का नाम है। अधिकतर उसने जो काम किया निम्न वर्गीय लोगों के उत्थान के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो दास बनाकर भारत से बाहर ले जाएंगे, उनके साथ जो हुआ उसके बारे में, खासकर दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया पद्धति जो चलती थी भारतीय दासों के साथ या अन्य देशों के दासों के साथ, और उनके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, और दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति, बोअर जनजाति के लिए उन्होंने जो काम किया, उसकी वजह से उनको कई उपाधियां मिली वहां पर।
तो दक्षिण अफ्रीका में उनके सहयोगियों ने दी थी ये उपाधि उनको। इसे लिख देता हूं, अफ्रीका में गांधी के सहयोगियों ने, गांधी के दोस्तों ने, मतलब सहयोगियों द्वारा ये जो उपाधि मिली उनको दक्षिण अफ्रीका में मिली है कुल मिला के कर्मवीर। अब आते रहेंगे ऐसे ही कुछ नाम हमने आधुनिक इतिहास में सुनने से कुछ न कुछ आएगा। अच्छा, कुली बैरिस्टर, मजाक में कहते थे अंग्रेज उनको दक्षिण अफ्रीका में कुली बैरिस्टर। आम लोगों से अपना काम स्वयं करने की सीख देते थे और सारा काम खुद अपना करते थे, इस वजह से कुली बैरिस्टर की उपाधि मिली उनको। और जो आम लोगों के लिए काम करते थे वो खुद, इस वजह से भी कई उपाधियां मिली उनको। अच्छा, भंगी शिरोमणि, भंगी शिरोमणि, निम्न वर्गीय लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किए उनके शिरोमणि मसीहा। अच्छा, और है सेवाग्राम का संत, उस नाम तो हम भी जानते हैं ना, सेवाग्राम का संत, साबरमती का संत, ये मतलब सेवाग्राम कहे या सत्याग्रह ग्राम, साबरमती जो कहे सब चलेगा। अच्छा, इसके अलावा महात्मा, ये फिर इतिहास में आएगा महात्मा। ये तो कॉमन ऐसी उपाधियां तो जनमानस ने दे दिया, ऐसे ही दे दी, लेकिन महात्मा की उपाधि के बारे में पूछता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इसलिए मैं इसको अलग से पॉइंट आउट कर देता हूं। ये जो महात्मा की उपाधि मिली थी इनको 1917 में मिली थी, चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण सत्याग्रह के बाद। अच्छा, अब दी किसने? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित था, इस वजह से भी मिल गई होगी उपाधि। अब महात्मा पहली बार उनको कहा किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, R.N. रविन्द्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो R.N. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? चंपारण सत्याग्रह के बाद 1917 में। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, छठा उपाधियां देखो, महत्वपूर्ण उपाधियां मिल रही है उनको, इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है उनकी उपाधियां, मतलब क्वेश्चन इन्हीं में से है आपस, बहुत सारा ऐसा आने वाला है जिनमें आपको प्रश्न लगेगा बहुत इजी वे में, बहुत एक साथ मैटर आ रहा है पूरा, इन्हीं के बीच से प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटे मोटे हैं गांधी से, आप कर भी लोगे उनको, जो चीज नहीं सुनी होगी उसके लिए मैं अलग से कवर करा दे। अच्छा, और उपाधियों में देखेंगे तो यहां पर उनको उपाधि मिली केस भर्ती कराने वाला सार्जेंट, मैंने ये भी बताया होगा शायद आपको। एक नाम और बता देता हूं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये अंग्रेजों ने दी है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिली है, जब अंग्रेजों ने भारतीय युवाओं से सेना में भर्ती होने को कहा, अंग्रेजों का साथ देने को कहा, इस वजह से उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। 1914 में मैंने लिखा है पहले से, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और उसके बाद तो 1915 में जब भारत की ओर लौटे थे तो उनको केसर हिंद की उपाधि भी मिल गई थी। नेक्स्ट नाम, केसर ए हिंद। ये देखिए उपाधियों के बहुत सारी उपाधियां अब तक आ चुके हैं। 1915 में मिली थी ये 1914 में मिली थी, और इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना, केसर हिंद, हिंदुस्तान का मुकुट, अंग्रेजों ने दी ताकि वो कहीं ना कहीं 1914 में अंग्रेजों की मदद ही कर रहे थे हिसाब से इनडायरेक्टली, तो इस वजह से भी उनको ये उपाधि मिली, और फिर आगे भी ये सब करते रहे, इस वजह से भी शायद अंग्रेजों ने दी हो। अच्छा, उसके अलावा जो जो इतिहास में उनको उपाधियां मिली वो एक आध नाम और आना चाहिए। अब तक 8 नाम आ चुके हैं, और एक सबसे ज्यादा फेमस अर्ध नग्न फकीर, काफी इतिहास में फेमस है। अर्ध नग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? तो कहते हैं कि जब 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1903 में तो कोई नहीं, 30 में तो कोई नहीं गया था। 1931 में कांग्रेस की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से महात्मा गांधी गए थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, और भी लोग थे होने को। उस समय जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे चर्चिल और हैंग मोरिस, उन्होंने ये उपाधि दी थी वैसे हमको। तो इस वजह से मैं, चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन जाएगा बाद में। चर्चिल साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत चर्चित नाम है,
और उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है चर्चिल को, तो इसलिए ध्यान रखना ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन जाएंगे बाद में। अच्छा, चर्चिल ने, अगर चर्चिल ऑप्शन में न हो तो फ्रैंक मोरिस ने, वैसे चर्चिल ही होता है, फ्रैंक मोरिस, इस वजह से दोनों नाम लिख दिए मैंने क्योंकि बुकों में बड़ा कंफ्यूजन करा रखा है। वैसे तो चर्चिल ही आता है, नहीं में न हो तो उस समय आपको फ्रैंक मोरिस होगा। ये 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान मिली थी, 1931, जब वो ब्रिटेन गए थे धोती पहनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर हो रहा होगा आपका पूरा गांधी का। उनकी मृत्यु तक और आज तक जो भी उनसे प्रश्न बने, सेकंड राउंड टेबल 1931 हो रहा था, उस समय जो नेतृत्व क्षमता थी भारत की पूरी, अंग्रेजों ने, चर्चिल ने या फ्रैंक मोरिस ने ये उपाधि दी थी अर्धनग्न फकीर। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। 9 मतलब 8 उपाधियां अब तक आ चुकी है महात्मा गांधी की। इसके अलावा सरल उपाधि में बापू। अब प्रश्न बहुत इजी है कि गांधी को बापू की उपाधि किस, या गांधी को बापू किसने कहा था, लेकिन प्रश्न है बहुत कंफ्यूजिंग वाले। अभी सब उपाधियां एक साथ आएंगी तब कंफ्यूजन होगा। तो पहली बार महात्मा गांधी को बापू या बापू की उपाधि देने वाले हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दीनबंधु एंड्रूज ने भी दी थी, लेकिन नेहरू का ही नाम पूछता है अधिकतर, ध्यान रखना। अब बहुत सारी उपाधियां मेरे पास आ चुकी है यहां पर। अच्छा, 10वां नाम, ये बात चल रही है मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन 1932 का दांडी मार्च, उस समय ये उपाधियां मिल गई थी इनको। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक आध उपाधि का और जिक्र करेगा तो इस टाइप की उपाधि देगा, मलंग बाबा। जनजातियां कहती थी महात्मा गांधी को मलंग बाबा, और कहती थी कि मतलब महात्मा गांधी कोई ईश्वर का रूप है। जनजातियां, उस समय जनजाति समाज था, जब महात्मा गांधी का आगमन होता था तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब सोचते थे ये कोई दैवी अवतार है धरती में, इस वजह से जो जनजाति लोग थे वो समझते थे ये ईश्वर है। तो मलंग बाबा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उनको उपाधियां दी गई थी। उत्तर, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान है, सीमा प्रांत, वहां की जो कबाली जनजाति थी, कबायली लोग, उन्होंने दी थी। जनजातियां मतलब जनजातियों द्वारा या कबायलियों द्वारा, लूटपाट करने वाली कबायली कहते थे उनको। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उनको मलंग बाबा के नाम से जाना जाता था। और बहुत सारी उपाधियां आ रही हैं अब तक। और फिर भारत की आजादी के दौरान जो गदर आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, उस संदर्भ में उनको वन मैन बाउंड्री उपाधि मिली है, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाधियों में से है। बाउंड्री पर एक आदमी उतना काम कर रहा था जितने पूरे भारत की सेना कर रही थी। ये उपाधि देने वाले हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसे कहा जाता है, तो गांधी को कहा जाता है। किसने दी उपाधि, लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय ब्रिटेन का, यानी विदेशी। उसके बाद भारत आजाद हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारी उपाधियां अब तक लिख चुका हूं। उपाधियां तो खासकर ध्यान रखना, महात्मा की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि, बापू, मलंग बाबा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। अच्छा, एक और लिख देता हूं, 10, 11वां 12वां नंबर आ रहा है, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि छूट गई थी, महत्वपूर्ण थी ये भी। 12वीं और अंतिम उपाधि आ रही कि किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिली थी, 1944 के आसपास ये उपाधि इनको। 1944 जब दक्षिण पूर्व एशिया से महात्मा सुभाष चंद्र बोस एक सेना के साथ जापान की मदद से भारत की ओर आ रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने सिंगापुर से एक रेडियो को संबोधित किया था और कहा था कि भारत की आजादी का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, आजादी के इस युद्ध में हम आपका साथ चाहते हैं। वहां पर राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये है 12 महात्मा गांधी की उपाधियां। अब महात्मा गांधी से संबंधित जो बेसिक प्रश्न थे वो हमने छोड़े नहीं, काफी कुछ प्रश्न आ चुके।
मतलब अपने आप में एक पूरी क्लास बनने वाली है। उनकी पत्रिकाएं, उनकी पुस्तकें, उनकी आत्मकथा, उनकी शुरुआत के जो प्रश्न है, कौन कब लिखी, ये सब पुस्तकें भी आ रही हैं, और उनके पुत्रों का नाम, 5वां पुत्र वगैरह ये सब, और इससे संबंधित उपाधियां मैंने यहां पर 12 उपाधियों का जिक्र कर दिया, कौन कब मिली क्या हुआ। अच्छा, और ढूंढते हैं उनसे प्रश्न, कुछ इस टाइप के प्रश्न क्या बने हैं। और अब कहते हैं कि गांधी के बारे में हो जाए, जैसे जन्म लिया, रहे, जो भी हल्की फुल्की शिक्षा प्राप्त करी, एजुकेशन के लिए वो ब्रिटेन चले गए थे, वहां पर ये प्रश्न। अब मैं कुछ नोट करके प्रश्न बना देता हूं, खास यहीं पर इसी में, महात्मा गांधी से संबंधित। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में भी काफी कुछ लिखा है अपने जीवन से संबंधित, और अपने जीवन में जो उनके साथ गुजरा, वास्तव में जो उनके साथ हुआ, उसको मतलब उन्हें शेयर किया है उस पुस्तक के माध्यम से। उसमें कई चीजें उन्होंने बता रखी कि उन्होंने कैसे कैसे वास्तविक जीवन का अनुभव लिया, और कैसे उन्होंने एक सामान्य जीवन व्यतीत किया, और उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, वो सब आने वाले समय में हम। तो अगर प्रश्न पूछेगा तो वन लाइनर पॉइंट इनके अलावा आ रहे हैं। गांधी ने, अगर ये प्रश्न पूछेगा बैरिस्टर की डिग्री कहां से ली, बैरिस्टर की डिग्री, क्योंकि अधिकांश जीवन दक्षिण अफ्रीका में बिताया है, लेकिन मतलब उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से ली है। गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से ली है। उस समय जो इंग्लैंड में पढ़ सकता है, सोचो अच्छे ठीक ठाक परिवार के थे इसका मतलब, और उनकी जॉब भी लगी जाती ठीक ठाक, और बैरिस्टर की डिग्री मतलब 1889 से लेकर 91 तक उन्होंने पूरी की थी। इस समय बैरिस्टर की डिग्री के दौरान बाद में धीरे धीरे उनको अच्छे अच्छे नौकरी के ऑफर आने लगे थे, और फिर कहते हैं कि वहीं पर इंग्लैंड में ही उनके नौकरी के अच्छे खासे ऑफर थे, लेकिन उनने सब, भारत आना था तो इसलिए वो भारत आ गए। भारत आए तो बाद में उनका एक मित्र मिल गया उनको, दादा अब्दुल्ला। भारत आने के बाद मतलब दूसरा पॉइंट मिल जाता है, खास पॉइंट में यहां पर लिखा दे रहा हूं, जो उसमें नहीं आ पाए उन पॉइंट को यहां पर लिखा दे रहा हूं। तो 1893 में अपने एक गुजराती मित्र दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, दादा अब्दुल्ला का बिजनेस था दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पर गिरमिटिया जाति के लोग थे जो भारत से ले जाए गए दास थे, और उनके साथ क्या क्या होता था ये सब आगे आने वाला है। तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे। नहीं तो दक्षिण अफ्रीका जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था, वो तो ब्रिटेन में जॉब करते या नौकरी करते अच्छी खासी, या भारत आने के बाद भी उन्हें ठीक ठाक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो ही जाता, ठीक ठाक परिवार से भी थे, ऐसा कुछ था नहीं बहुत, लेकिन क्या 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 रहा, ये सब आ रहा है। जो तीसरा पॉइंट बना देता हूं, किसका मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका में गए थे, तो दादा अब्दुल्ला जो कि गुजरात के एक व्यापारी थे। इससे ऐसे प्रश्न पूछता है। अच्छा, कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे उन्होंने मतलब ये सब काम करना शुरू किया, वहां पर बहुत सारे भारतीय मूल के लोग थे जो दास बनाकर ले जाए गए थे, या ऐसे गरीब लोग थे जिनके हितों की अनदेखी होती थी, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, सामाजिक आर्थिक और खासकर धार्मिक अत्याचार। इस वजह से महात्मा गांधी को लगा कि यार अब इनके संघर्ष के लिए या इनके लिए मुझे लड़ना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी डरबन से प्रिटोरिया की तरफ जा रहे थे, बताते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, दक्षिण अफ्रीका में, डरबन दक्षिण अफ्रीका से प्रिटोरिया, पहले राजधानी थी दक्षिण की तरफ, अब तो 2 राजधानी है वहां पर, पॉलिटिकल यानी प्रशासनिक और राजनीतिक। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त भारतीयों को रेल में सवारी करना, खासकर ऐसे डब्बों में प्रथम श्रेणी के टिकट नहीं ले सकते थे भारतीय मूल के लोग। भारतीय लोग काले कहते थे, अंग्रेज उन्हें काले लोग, प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठना मुश्किल था, उन्हें मतलब अलाउड नहीं था खासकर। तो गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त। तो मैरिट्स वर्ग एक जगह थी, मैरिट्स वर्ग, ये जगह पूछता कभी,
दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय मैरिट्सबर्ग के पास उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, मतलब ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर दिया गया था। प्रश्न मतलब उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया, क्या घटनाएं घटी, ये तो सब चल ही रहा था, ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। इसी को कहते हैं वो अपने उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, बाहर कर दिया गया था। जो पॉइंट नहीं आए मैं कह रहा हूं कि उनको मैं कवर कर दे रहा हूं, खास खास पॉइंट, थोड़ा स्टोरी जैसी भी आ जाए, खास खास घटनाएं कब घटी वो आ रही बात। तो कहां पर कब की बात है, क्या हुआ, अगर ऐसी बात आएगी तो ये जगह का नाम आ रहा है मैरिट्सबर्ग, जहां पर ये घटना को हम जानते हैं उनसे ट्रेन से बाहर करने का, कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वो यात्रा नहीं कर सकते थे। और कब कहां की यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की बात है। और जो भी प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका गए क्यों, और गए इसलिए क्योंकि उन्हें अपने मित्र दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ना था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा वहां पर, जबकि उन्होंने बैरिस्टरी डिग्री तो इंग्लैंड से ली थी। ये प्रश्न आए, 3 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा बनाए अभी तक। अच्छा, जब उनसे बाहर किया गया था तो उन्होंने भी ठान ली कि मैं, जैसे मुझे ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बाहर किया, मैं भी अंग्रेजों को एक दिन भारत से बाहर कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संघर्षों में लगा दिया, खासकर दक्षिण अफ्रीका में। अब फिर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहने का मन बनाया, जब तक वहां पर जो दास थे, गिरमिटिया पद्धति या जाति के लोग थे, जाति कह जाते थे इनको, वैसे गिरमिटिया वगैरह कुछ नहीं थे। तो वो ऐसे लोग जो कहीं भारत के अलावा अन्य देशों से दास बनाकर वहां ले जाए गए थे, उनके साथ जो हो रहा था, उनके लिए उन्होंने अपना जीवन खपाने का सोचा और अनेक साल दक्षिण ये उसमें से 1894 में आ रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में, अब जब वहां रहना है तो वहां कुछ करना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह का नाम होगा नटाल। ये सब दक्षिण अफ्रीका में चल रहा फिलहाल, ये जो दौर है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, नटाल इंडियन कांग्रेस, अंडरलाइन कर देता हूं, की स्थापना की थी। कभी पूछता है, मतलब जो भी उनसे संबंधित है उनका एक सही क्रम पूछता है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीक्वेंस में आए सब चीज। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कहां हुई, दक्षिण अफ्रीका में, और नटाल जगह का नाम ही है, बल्कि 1894 की बात। अच्छा, और बस फिर वहां के जो लोग थे, खास वहां के मूल निवासी भी थे, जो मतलब अंग्रेजों के दक्षिण अफ्रीका आने के बाद, खासकर केप टाउन, ये प्रिटोरिया आने के बाद वहां से उनको जाना पड़ता था, क्योंकि वो बोअर, जुलू, जो अनेक जनजाति के लोग थे, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। तो मतलब बहुत संघर्ष किया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, और लेकिन फिर वहीं से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रख दी एक हिसाब से। जो मतलब भारत से बाहर अंग्रेजों के देश के ऐसा कर सकता था, वो भारत तो नहीं कर पाएगा। और जब भारत आए तो अंग्रेजों के दिमाग में भी यही था कि महात्मा गांधी भारत के लिए भी बहुत कुछ करेगा। इस वजह से 1915 में भारत आने से पहले ही उनको केसर हिंद की उपाधि दी। इस उद्देश्य भी था कहीं न कहीं भारत, मतलब महात्मा गांधी का अंग्रेज के प्रति झुकाव हो, अंग्रेज के प्रति लगाव हो, ताकि उनका विरोध न करे खुले। तो खैर, हमें इस आंदोलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में कई बार उन्हें जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। वहीं पर इस दौरान, मतलब इससे पहले एक पॉइंट आना चाहिए था, हालांकि मैंने लिखवा दिया, मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन अब सीक्वेंस हूं इसलिए 1893 में मैंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में ही चल रहा है। उन्होंने इंडियन ओपिनियन, जो मैंने वहां पर लिखा था, एक पत्र वहां पर लिखा था उन्हें दक्षिण अफ्रीका, इसको मैं आप शॉर्ट कहूंगा, 1893 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र लिखा था। मैं इसको पहले लिखा चुका हूं, इस वजह से यहां नहीं भी आता तो भी चल जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको। पत्रों की बात कर रहा था मैं, कहां पर आया था और टाइम पीरियड क्या था। इंडियन ओपिनियन ये मैंने लिखा दिया था, दक्षिण अफ्रीका 1893। चूंकि हम 94 में चले गए थे, हमने यहां पर भारतीयों की राय या ऐसे लोग जिनके साथ ज्यादती हो रही है उनकी राय क्या है, इस बारे में भी वो जानना चाहते थे संभवतः। इसलिए 1893 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था उन्होंने, और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करना शुरू कर दी, और फिर धीरे धीरे यहीं पर काम करना शुरू करेंगे। हम हैं 1893-94 के आसपास। अच्छा, और जो यहां से प्रश्न बने महात्मा गांधी से,
कि धीरे धीरे यहीं तक उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया और 1904 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक फिनिक्स फार्म की नींव डाली थी। 500 पॉइंट बना देता हूं। 1904 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म, अंडरलाइन कर देता हूं, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की नींव डाली थी। मतलब ये डरबन के पास था, वैसे फिनिक्स फार्म की नींव डाली। जैसे यहां पर साबरमती आश्रम था थी, तो डरबन के पास वैसे एक था एग्जैक्ट। जब उनने मन बना लिया कि भैया भारत में जाके अभी कुछ फायदा नहीं है, बल यहां पर दक्षिण अफ्रीका में जो हो रहा है पहले उसके खिलाफ, यानी अंग्रेजी के खिलाफ आवाज यहीं से बुलंद करनी होगी, तब जाके आगे काम किया जा सकेगा। इसलिए फिनिक्स फॉर्म जो भी उनसे आ रहे हैं, इंडियन ओपिनियन कब आया और नटाल इंडियन कांग्रेस कब बनी, फिनिक्स फॉर्म कब बना, ध्यान रखना। इनका सीक्वेंस भी पूछ दिया, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीक्वेंस में आए। अच्छा, इसके अलावा और जो प्रश्न बने हैं उनसे कि गांधी ने 1906 में कहता है कि एक टालस्टाय फॉर्म की नींव डाली थी, जिसमें उनके एक मित्र ने भी पैसा दिया था कहते हैं, और टाटा परिवार ने भी भारत से पैसा भेजा था। एक प्रश्न इसके लिए भी बनाता हूं, क्या क्या पूछे प्रश्न। अच्छा, 1904 में हम 1906 में कहते हैं कि 1906 में गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, सत्य और अहिंसा के लिए, और यहीं पर उन्होंने टालस्टाय फॉर्म की नींव डाली थी। कहीं पर इसको 1906 लिखता है, कहीं 1910 लिखता है, मैं लिखता हूं 1906 में दक्षिण अफ्रीका। 1906 का इतिहास बताता है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने जर्मन शिल्पकार दोस्त काले, ये नाम पूछ दिया कभी, कालेन जर्मन शिल्पकार दोस्त कालेन बाख की सहायता से, बस ध्यान रखना, एक तो जर्मनी का, यूरोप का, और उसका नाम पूछता है कालेन बाख, उसकी मदद से पहली बार टालस्टाय फॉर्म की नींव डाली थी, सहायता से टॉलस्टाय फॉर्म की नींव डाली थी। फिर एक और प्रश्न मिल गया हमें, काफी डीप प्रश्न है भी। तो टॉलस्टाय फॉर्म कब बना, ध्यान रखना 1906। फिनिक्स फॉर्म कब बना 1904, इस टाइप से। और नटाल इंडियन कांग्रेस कब बनी और इंडियन ओपिनियन कब आया, इस टाइप के प्रश्न। और चूंकि सीक्वेंस में है, और किस जर्मन शिल्पकार दोस्त की मदद से, उसका नाम मैंने लिख दिया कालेन बाख की मदद से। टॉलस्टाय फॉर्म, इसमें तो फिर कई भारतीयों ने भी मदद की बताते हैं, मतलब जब टॉलस्टाय फॉर्म बनना था। और तो और टॉलस्टाय फॉर्म के निर्माण में रतन टाटा यानी टाटा परिवार द्वारा 25,000 की राशि भेजी गई थी। और इसके अलावा भारत के निजाम यानी हैदराबाद के राजा निजाम ने भी मदद की थी बताते हैं। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी आर्थिक सहायता भेजी थी। एक प्रश्न बना देता हूं यहां पर, टॉलस्टॉय फॉर्म के निर्माण के दौरान या निर्माण हेतु टाटा परिवार द्वारा 25 राशि या 25,000 की राशि भेजी गई थी। सरल तरीके से लिख दिया मैंने। निर्माण हेतु टाटा परिवार द्वारा 25,000 की राशि भेजी। प्रश्न बना रहा ध्यान, किस आश्रम के निर्माण के लिए भारत से पैसा भेजा गया था। इसके अलावा और कौन मदद कर रहे थे, इसके अलावा हैदराबाद का निजाम, इसके अलावा निजाम का मतलब ही हैदराबाद है, समझ जाना। निजाम कौमा मुस्लिम लीग, क्योंकि सभी को लेकर था, और कांग्रेस ने भी आर्थिक मदद दी थी बताते हैं।
आर्थिक मदद की थी। बस प्रश्न बन गया हमारा। टॉलस्टॉय फॉर्म के निर्माण में प्रश्न बने हम अलग से, औरों के लिए नहीं, केवल टॉलस्टॉय फॉर्म। ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। एक तो 25,000 की राशि किसने भेजी थी और कौन कौन? मुस्लिम लीग, ध्यान रखना, मेन है जो निजाम हैदराबाद का, कांग्रेस, ये सब लोग मदद कर रहे थे महात्मा गांधी की, क्योंकि भारत के लिए एक हिसाब से, भारतीयों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्हें दास बनाकर भारत ले जाए, वहां ले जाया गया दक्षिण अफ्रीका में, जो उनके साथ हो रहा था, उनके लिए काम कर रहे थे गांधी जी। 1906 की बात चल, महात्मा गांधी का एक सही सीक्वेंस चल रहा है कि इतिहास में उन्होंने कब कब क्या क्या किया। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछेगा प्रश्न, गांधी ने कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा क्या हो रहा था जिसके लिए यहां से पैसा भेजा जा रहा था, तो उसमें कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया था। मजदूरों को भारत से दक्षिण अफ्रीका ले जाते थे और उनके साथ शोषण किया जाता था। तो यहां पर एक प्रश्न और बना देता हूं मैं नोट से। दक्षिण अफ्रीका में, ये बोल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा गिरमिटिया, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा गिरमिटिया प्रथा, मिट्टी में काम करने वाले लोग, गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया था। और ये वो लोग थे जिन्हें दास बनाकर वहां ले जाया गया था, विरोध था। जो मूलतः ये थे कौन? ये लोग जो मूलतः भारतीय दास थे, और फिर वहां भारत से वहां ले जाने के दौरान, मतलब उस समय तो दक्षिण अफ्रीका का कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, उस समय तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला था विश्व के देशों में, और सारे विश्व के अधिकांश देश उसके औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, औपनिवेशिक गुलाम थे। तो इसलिए अंग्रेज जहां तहां ले जाते होंगे भारतीयों को भी, अन्य देश से भी लोगों को, दासों को काम करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोगों को ले जाया गया और फिर उनके साथ जो हो रहा था वहां, उस चीज को महात्मा गांधी ने अनुभव किया था। इसलिए उन्होंने कि उनके साथ लड़ने का मतलब निर्णय लिया था कि पहले मैं इन लोगों को यहां से मुक्त कराऊंगा। तो ध्यान रखना, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। खैर, और उसके अलावा उन्होंने वहां पर जो जुलू जनजाति थी, बोअर जनजाति थी, उनके लिए भी काम किया। इस वजह से गांधी को वहां उपाधियां मिली है। नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, जो भी प्रश्न हम लोग बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न नोट करा दे रहा हूं मैं यहां पर, और मैं प्रश्न नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा हूं। जो भी है, गांधी को उनके किए गए योगदानों के लिए गांधी को दक्षिण अफ्रीका में, गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति है वहां की, जुलू पदक मिला था, और बोअर जनजाति है वहां की, बोअर पदक, बोअर और जुलू दोनों जनजातियां, ध्यान रखना, से सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया। प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपको? मतलब केसर हिंद, ये भी उन जुलू और बोअर पदक वहां नहीं आ पाए तो यहां आ जाएंगे, ये भी इनकी उपाधियां हैं। और ये सब करने के बाद अंततः महात्मा गांधी को 9 जनवरी 1915 में भारत लौटना पड़ा, यानी भारत लौट आए हो। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने हिंद स्वराज लिखी एक बार, एक हिसाब से गुजराती भाषा में ये कहा था मैंने। और फिर 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग भी पहली बार, यही पूछता अलग से, तो मैं इस प्रश्न को बनाऊंगा यहां पर। कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा है कि गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था, नोट करके, हालांकि अलग अलग भी इसके बारे में लिखा है, तो मैं लेकिन जैसे प्रश्न पूछा था वैसे लिखा था। 1906 में गांधी ने सर्वप्रथम सत्य के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान देना। 1906 में गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 में गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था पहली बार। 1906 में गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? प्रश्न बनाना था, इस वजह से आ गया है प्रश्न, समझ जाना। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में कब किया गांधी ने, तो ये प्रश्न नहीं माना जाएगा, ये उत्तर नहीं माना जाएगा। मतलब सत्याग्रह का प्रयोग, अब मैं यहां पर प्रश्न पहले तो लिख देता हूं उसको नोट करके, दूसरा पॉइंट, तब आप समझ जाना। अगर भारत में कहेगा, भारत में गांधी ने या गांधी द्वारा सत्याग्रह, भारत में गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग अगर कहेगा, सर्वप्रथम भारत में गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहेगा,
तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। बस प्रश्न क्लियर हो गया हमारा। क्या पूछ क्या रहा है, भारत में या पहली बार विश्व में, मतलब कहीं भी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया उन्होंने 1906 में, और भारत में 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग। अब एक प्रश्न और पूछता है, ये सत्याग्रह का प्रयोग क्या सत्य के लिए आग्रह करते हुए, सत्य के लिए लड़ते हुए जान न्यौछावर कर देना, या सत्य के लिए लड़ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूछता है। मतलब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द की प्रेरणा कहां से ली थी। तो एक प्रश्न और यहां पर अच्छा है, कलर चेंज करूंगा, यहां पर प्रश्न ऐसे पूछा है, गांधी ने सत्याग्रह शब्द की प्रेरणा, प्रश्न अगर ऐसे बनाए जी, मतलब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया है, तो कहीं ना कहीं या तो किसी राइटर से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, या खुद का उनका अपना एक विचार है सत्याग्रह क्या चीज है, उसको उन्होंने समझा रखा है। तो ये कहता है कि इस सत्याग्रह शब्द की प्रेरणा मत कह रहा हो, सत्याग्रह करना उसके कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। तो सत्याग्रह शब्द की प्रेरणा उन्होंने हेनरी डेविड से ली है। हेनरी डेविड, प्रश्न बन रहा है हमारा कि गांधी ने सत्याग्रह शब्द की प्रेरणा हेनरी डेविड से ली है। अभी कौन थे, कोई किताब, हेनरी डेविड का एक निबंध था, बताते हैं, सिविल डिसओबीडियंस। उनका निबंध का नाम भी लिख देता हूं मैं, सिविल डिसओबीडियंस, हेनरी डेविड के निबंध इससे लिए, ये याद रखना, ये एक निबंध है हेनरी डेविड का, उससे उसको पढ़ने के बाद गांधी ने वहां से सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लिया है। क्लियर हो गया होगा प्रश्न। फिर उसके बाद अप्लाई कहां किया, तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में कहां किया, तो ये है हेनरी डेविड का निबंध। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न अब तक आए हैं गांधी से। अच्छा, और देखना, कहता है कि महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म जब स्थापना की होगी तो किससे प्रेरित होकर टॉलस्टॉय फॉर्म की नींव डाली थी। तो एक प्रश्न और बना, नाम से ही हो टॉलस्टॉय, तो एक प्रश्न और बना देता, गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म, आप ही सुर्खियों में रहता है गांधी का, कि नींव अपने आध्यात्मिक गुरु गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की बात है, वो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आध्यात्मिक गुरु कहेगा तो टॉलस्टॉय होंगे जो उनके आध्यात्मिक गुरु, टॉलस्टॉय। गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की नींव गुरु टॉलस्टॉय की प्रेरणा से डाली थी। टॉलस्टॉय को पढ़ते थे वो काफी, और उनकी कई हुई बातों से काफी प्रेरित थे, इसलिए उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। और वहीं से सत्याग्रह के लिए जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहकर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करने का विचार किया, वो कहीं ना कहीं टॉलस्टॉय की विचारधाराओं से प्रेरित था। अच्छा, और भी प्रश्न पूछता है कि मतलब उन्होंने जो इसके अलावा जो सिद्धांत है उनके, सत्य अहिंसा वगैरह, उसमें खासकर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है। बहुत पूछ रहा है इस प्रश्न को। एक और खास पॉइंट है, गांधी ने ट्रस्टीशिप, हिंदी में तो बहुत सारे नाम दे रहा है इसके, न्यास का सिद्धांत, न्यास का, इस बार ग्रुप सी में भी डाला है ये टॉपिक। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यास का सिद्धांत, कई मतलब हिंदी में संरक्षणवाद का सिद्धांत, मतलब कहीं पर मुझे इसके नाम न्यासिता का सिद्धांत, कई चीजें मिली। ये पूछा है कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किससे प्रेरित होकर लिया है, तो उसमें जॉन रस्किन का नाम आता है उनकी अहिंसक विचारधारा से, और हेनरी थोरो से लिया है। तो मैं गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जॉन रस्किन
जॉन रस्किन से भी प्रेरित थे, वो पहले भी आ चुका है इनका नाम, जॉन रस्किन। तथा और कहां कहां से? भारत में ईशोपनिषद, यानी उपनिषदों से भी लिया है कहता है। और हेनरी थोरो के न्यास सिद्धांत, वहां से भी संबोधन होगा ही होगा जब ऐसा है तो। हेनरी थोरो के न्यास सिद्धांत, ये तो एक सिद्धांत तो उनका भी है, उसको अपनी भाषा में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये ध्यान रखना। ट्रस्टीशिप का जो उनका सिद्धांत है, न्यास का सिद्धांत, या तो जॉन रस्किन से प्रेरित है, और जॉन रस्किन की अहिंसा है वैसे, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, सत्य अहिंसा। और जॉन रस्किन के अलावा हेनरी थोरो के न्यास सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत, और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स से, मार्क्स का नाम आपने सुना ही है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांत। तथा कहां कहां से और क्या? टॉलस्टॉय के, अब टॉलस्टॉय को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे तो उनका प्रभाव भी उन पर था। और टॉलस्टॉय का कहना था कि सबके अंदर ईश्वर है, या फिर ईश्वर ही सभी आत्माओं की आत्मा है, मतलब ईश्वर के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई नहीं छोटा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जो धन का संकेत, यानी धन को अपने पास रोक सके। इसलिए धन को पाने का अधिकार सभी सबका बराबर है। इसलिए किसी धनी व्यक्ति को या जमींदारों को ये धन इकट्ठा करके कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारा इस पर उन्होंने बोला है कि संपत्ति समान वितरण होना चाहिए, और किसी भी कंपनी संस्था का जो मालिक है अपने को मालिक न मानकर एक ट्रस्टी माने, और दिन रात मेहनत करे, उस कमाई का हिस्सा सब में बराबर बांटे, इस टाइप की बातें कही गई इसमें। तो खैर ये सब कहां से प्रेरित है अगर पूछेगा तो टॉलस्टॉय के गुरु, टॉलस्टॉय यानी आध्यात्मिक गुरु, समाजवादी विचारधारा किसकी? कार्ल मार्क्स की। न्यास का सिद्धांत किसका? हेनरी थोरो का। और इसके अलावा हमारे यहां पुराणों में भी आता है, और सबके अंदर ईश्वर है। टॉलस्टॉय के सभी, यहां पर एक लाइन और बनानी है, सभी के अंदर ईश्वर है, या सभी के अंदर ईश्वर का वास है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, वास है। इतने चीजों से लिए, मतलब अगर प्रश्न पूछे कि गांधी ने ट्रस्टीशिप न्यास का सिद्धांत कहां से लिया है या किससे प्रेरित है, तो जॉन रस्किन से, हेनरी थोरो से, कार्ल मार्क्स से, और टॉलस्टॉय के सभी के अंदर है ईश्वर का वास है से प्रेरित होकर लिया है। इन सब से प्रेरित होकर लिया है और इसको समझाया है, प्रेरित होकर लिया है, बस समझ जाना सबका नाम। ये महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। ट्रस्टीशिप का जो मूल सिद्धांत है उसमें मतलब धन का संकेंद्रण न करने की बात कही है। कहा है कि संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, संपत्ति सब में बराबर बांटनी चाहिए। और कहीं इसका आधार ईशोपनिषद भी कहता है, उसमें कहता है कि सब सारी आत्माएं ईश्वर की देन है, और निष्काम कर्म का सिद्धांत तो होना चाहिए। आप निष्काम कर्म करते रहिए और जो भी आपके पास आता है उसका समान वितरण करते रहिए। ये सब इससे संबंधित बातें आई हैं। मतलब इनमें पूंजीपतियों ने जो धन का संकेंद्रण कर रखा है उस पर चोट की है इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। तो खैर इसकी कई बार आलोचना भी होती है। जब पूंजीपतियों के धन के इकट्ठा करने पर चोट की है तो महात्मा गांधी ने पूंजीपतियों का साथ क्यों दिया, ये भी पूछता है। हमेशा उनके साथ या तो टाटा परिवार रहता था या बिरला, या फिर बहुत सारे, अभी एक नाम गांधी के बजाज परिवार। तो इसमें आलोचना भी होती है। तब वो कहते हैं कि मतलब भारत की आजादी के लिए हमें बिना धन की होगा नहीं, इसलिए आजादी के लिए जो धन आएगा वो ये लोग देंगे जो बड़े बड़े ट्रस्ट बनकर बैठे हुए हैं। इस वजह से इनका उपयोग किया जाए, उपयोग करना जरूरी हो गया था, इस वजह से ऐसा है। खैर आलोचना भी आती है इसमें। तो ये उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात हो रही थी महात्मा गांधी का। अच्छा, और कोई प्रश्न है तो महात्मा गांधी से साबरमती आश्रम की नींव डाल दी थी भारत में। बाद एक आध पॉइंट और बना देता हूं बस। जब भारत आए थे तो 9 जनवरी 1915 भारत आगमन, फाइनली भारत आगमन हो गया था, और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप जानते हो, बार बार आता रहता है। 9 जनवरी को भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे हिसाब से। अब बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के
निर्देशन के अनुसार पूरे भारत का भ्रमण होगा और फिर भारत की आजादी के लिए संघर्ष होगा। अच्छा, इसके अलावा जो यहां से प्रश्न, तो ये साबरमती आश्रम पूछेगा तो एक पॉइंट और बना देता हूं। साबरमती नदी के तट पर था, इसको पहले सत्याग्रह आश्रम ही कहते थे। सत्याग्रह आश्रम 1915 लिखता है कहीं, लेकिन हम इसे 1916 लिखने वाले हैं। 1916 में सत्याग्रह आश्रम की नींव डाली, बाद में उसे साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए उसे अहमदाबाद साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। ध्यान रखना, प्रश्न इंपोर्टेंट था। सीक्वेंस भी सारे आश्रमों का सीक्वेंस पूछ दिया, ध्यान रखना कौन कहां कब क्या। अच्छा, और अगर प्रश्न पूछेगा तो महात्मा गांधी ने 1924 के भारत की भी अध्यक्षता की थी, ये भी पूछता है, इसको हम बाद में बात करेंगे। और यहां पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस को। लास्ट कर रहा हूं, विश्व अहिंसा दिवस, ज्यादा कांग्रेस में पूरा उन्हीं का नाम पढ़ना हमने। विश्व अहिंसा दिवस यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, आपको पता ही है, 2 अक्टूबर को। बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि भारत के किसी व्यक्ति के नाम पर उनके जन्म दिवस के दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया, और ये भी बड़ी बात थी। अच्छा, उसके बाद 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ज्यादा महात्मा गांधी 1948 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कभी डेट पूछता है, 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस मनाते हैं इसको। वैसे बिरला हाउस में शहीद दिवस, ज्यादा गांधी को आपने बार बार पढ़ते रहेंगे हम। जो छूट गया होगा गांधी से वो आ जाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं छूटा होगा जो नहीं आए, जो भी छूटा होगा, जैसे उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान क्या क्या किया, कहां क्या हुआ, वो सब आ जाएगा। मूलतः केवल गांधी के वो प्रश्न लाने थे जो मतलब एक सीक्वेंस में हमें चाहिए थे, सारा मैटर एक साथ डालना था। और उसके बाद नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या, कौन क्या क्या थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये था हमारा आज